ओके। सो अभी तक हमने जो डिस्कशन करी है ना, वो ये ट्यूटोरियल वाला जो सेक्शन है, दैट इज़ फ्रॉम 1 to 6। हमने इन सारे पॉइंट्स को ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था। और सर्वर से डेटा कैसे लेके आना है, एंड उसके लिए हमने एक मॉक एपीआई लिखी थी। नहीं, मॉक एपीआई नहीं, हम गिटहब की एपीआई को यूज़ कर रहे थे उसके लिए। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक हम हमारे पास है ना, इसके साथ हम एक बेसिक एंगुलर एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है। बिफोर वी डाइव इनटू दैट, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? So today, what we are going to do is we'll start on a project with the information we have right now, और उसके ऊपर हम बिल्ड करेंगे एक एप्लीकेशन। मैं कुछ डमी दिखा देता हूँ जैसा हम बनाने वाले हैं, और उसी को रेप्लिकेट करेंगे। हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ फ्रेश स्टार्ट। किसी ने ग्रुप पे ना कुछ क्वेश्चन पूछा था, कुछ इश्यूज आ रहे थे उनको। So we'll discuss those also today. Okay. So let me go here. Trainings, main sessions, Angular. ठीक है। मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ। Okay, the version of Angular I have currently is 10. I don't have 11 installed. So I'll first of all upgrade the version of Angular on my machine. ठीक है। And for that I need to say npm install -g add angular/cli. 11 जो है, that is a stable release now, but currently I have this 10. So I'll first of all upgrade so that I can show all those issues which that guy was facing. Okay, so now I have the version 11 of Angular CLI. ठीक है। तो एक चीज़ कि अगर आपको अपने CLI को अपडेट करना है, तो द कमांड इज npm install -g at angular/cli. ठीक है। दिस अपग्रेड्स योर Angular CLI version. Okay, so now I will go inside this directory and create a new project, that is ng new. Okay, so instead of just creating an Angular application, I want to use NX, which some of you might be aware of. Anyone knows what NX is? हाँ जी सर। हाँ जी, बताओ जी। तो बेसिकली ये हमको हेल्प करता है हमारा मोनोरेपो आर्किटेक्चर को मेंटेन करने के लिए। तो हमारा जो कोड बेस है वो ऑलवेज एक ही रहता है, एक ही पैकेट और जेसन में, एंड हम मल्टीपल एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो लेट्स सपोज अभी जैसे मेरी टीम में अलग अलग डेवलपर्स काम करते हैं, कोई बैकएंड पे काम करता है, कोई फ्रंट एंड पे काम करता है, एंड सबका जो कोड बेस है वो भी अलग अलग है। एंड जब हम डिप्लॉयमेंट करते हैं तो हमको 4 बार वहां पे जाके ये सब कमांड्स लानी पड़ती है एंड उनकी डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है। तो एनएक्स जो है वो हमको हेल्प करता है कि हमको एक ही रैपो में सारा का सारा कोड डालना है, एंड वो उसका खुद से ही अलग अलग एप्लीकेशन मैनेज कर लेगा। तो अगर हमको एक एप्लीकेशन चलानी है तो वो एक एप्लीकेशन चला देगा, बट सबकी जो रैपोज हैं एंड सबके जो पैकेजेस हैं वो कॉमनली यूज होंगे। तो इससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि हमको फ्रंट एंड को बार बार ये इंटरफेसेस एंड अलग अलग से नहीं बनाने पड़ते, एंड डिप्लॉयमेंट अलग अलग नहीं करनी पड़ती, एंड जो कोड है वो भी एक जगह पे रहता है। तो ये मोनोरेपो आर्किटेक्चर जो है वो हमको मेंटेन करने में हेल्प करता है मेनली। बिल्कुल सही। तो इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं। जो एडवांटेज मुझे सबसे अच्छा लगता है, दैट इज़ कोड शेयरिंग। हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के बीच में कोड शेयर कर सकते हैं, एज वी कुड डू इन अ C#.NET एप्लीकेशन। So before diving into that, I want you guys to know that there is another tool called npx. हमने शायद पहले npm की बात की थी,
that was Node Package Manager. This guy is called Node Package Executor. Okay, so Okay. let me copy this command here. So I'll say npx create nx workspace. Okay, I think I need to give it a name also, but let's try without it. So it is asking me for the workspace name. Let's say it is stream. Okay, and I want to use an Angular application inside this. So I'll select Angular. Basically, I'm just moving my arrow keys and pressing enter selects a value. Okay. So what is the name of the application? Say I want to just call it app. I want to use Sass as a pre-compiler for CSS. And the linting tool I want to use is ESLint from now, because TSLint is getting deprecated in the future versions. This library will be there will be no support for TSLint, and ESLint will carry on. So let's select ESLint here. It's asking me if I want to use NX Cloud. मेरा थोड़ा ना ये टर्मिनल जो है मैंने कुछ अलग तरह से कर रखा है, तो it is asking me NX Cloud तुम्हें चाहिए या नहीं. So I will say no here. This is basically useful if I want to create a CI/CD pipeline. In those kind of projects, it would be helpful. Right now, I'll not get any benefit from this, so I'll say no. Let's see what does the folder look like. इसके अंदर apps नाम का एक folder है जिसके अंदर अभी एक ऐप है, एक फोल्डर है ऐप, क्योंकि हमने जो अपनी एप्लीकेशन बनाई थी ना उसका नाम ऐप रखा था. दिस अदर फोल्डर इज एंड टू एंड टेस्ट. एक्चुअली अगर किसी ने एंड टू एंड टेस्टिंग पे काम किया है तो इट इज़ ऑटोमेटेड टेस्टिंग ऑफ योर एप्लीकेशन. शायद इसमें प्रोटेक्टर यूज नहीं, साइप्रस यूज हो रहा है. सो वी वोंट बी वर्किंग ऑन दिस. दिस इज़ द UI एप्लीकेशन. तो बेसिकली एप्स फोल्डर के अंदर ना मल्टीपल एप्लीकेशंस आ सकती हैं. वी विल बी हैविंग एन API ओवर हेयर ऑल्सो. ठीक है. देन वी हैव अ फोल्डर कॉल्ड libs. So this anything inside this libs folder is going to be shared across all the applications we have inside apps. ठीक है. um, Tools is not much relevant right now. It is basically some generators which we can use to help this entire project. Some schematics, we won't be covering that right now. इसके अंदर prettier already configured है. ठीक है. और as a test runner we are using jest here. Okay, and this is the TS config. Okay, pretty nice, neat. So right now we are going to work on this folder app. Okay, so if I take a look on this app folder, this is a bit different from the Angular application. The reason is inside here we don't have that Angular JSON file which we discussed earlier when we started on Angular, but we have that Angular JSON outside, like on the root of this directory. ठीक है. ये जो Angular JSON है, एक्चुअली NX ने क्या किया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको बोला मुझे Angular का प्रोजेक्ट चाहिए, तो उसने इसको इस तरह से कॉन्फ़िगर किया कि इसके अंदर Angular एप्स भी चल सके, प्लस मैं किसी और तरह की एप्स को भी डाल सकता हूँ. ठीक है. So okay, let me see if the packages are installed. It's still doing that. Meanwhile, there is an extension for this VS Code, that is NX console, I think. Yeah, this one.
So I have installed this one already, and once you install this, you will get this menu item here, that is NX console. If I select this, it will show me all the possible commands I can run. Suppose I want to serve the UI, so it will show me what all applications do I have inside this project. Okay, so if I select this, hit enter, and it will open this section where if I click on run, it will start running the application. Okay, I'm just waiting for the npm packages to be installed. सर कौन कौन सी एप्लीकेशन ऐप में ऐड कर सकते हैं? जैसे रेक्ट और एंगुलर तो मेरे को पता है, बट इसके अलावा जैसे नेस्ट 10 चलो वो तो बैकएंड की होगी, इसके अलावा कोई और अनदर लैंग्वेज अगर हमको ऐड करना हो तो वो ऐड कर सकते हैं इसमें? तो मेरे को पता है, अगर मेरे को कोई डॉट नेट का कोड इसमें ऐड करना है, नहीं, या मेरे को मेरे खुद में कोई कोड है? नहीं, आप जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स इसमें ऐड कर सकते हो. आई थिंक दीज गाइज आर वर्किंग ऑन Vue.js राइट नाउ. इफ आई गो टू दिस प्लगइन सेक्शन, तो ये सब है इसके अंदर ना. वर्कस्पेस वेब के अंदर देख लेते हैं. एंगुलर है, रिएक्ट है, साइप्रस, स्टोरी बुक, लिंटर, नोड, एक्सप्रेस, नेस्ट, NX नहीं. अभी फिलहाल व्यू का सपोर्ट नहीं है, बट आई हैव हर्ड दीज गाइज आर वर्किंग ऑन दैट. तो आप सिर्फ और सिर्फ Node.js के फ्रेमवर्क्स को इसमें यूज़ कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स बेसिकली, out of which Angular, React are one of the UI frameworks. Node, Express, Nest, Next, these are the backend frameworks. This Jest, Cypress, these are used for unit testing and end-to-end testing. Storybook के बारे में मुझे पता नहीं है ये क्या चीज़ है. Okay. ठीक है, कुछ होगा, मतलब आई एम नॉट मच कंसर्न्ड अबाउट दिस राइट नाउ. Okay, all right, so it has created things. Okay, okay, it is done now. So I can now go here, click on run. So what this guy is going to do is, हम ये कमांड पहले से यूज़ कर रहे हैं, ng serve, और हम सिर्फ पहले लिखते थे ng serve -o, so it used to run the application and open it in the browser. Now since we can have multiple applications inside this workspace, so we also have to specify the name of the application. So in our case, the UI application is called app. So the command here which is executing is ng serve app. ठीक है. So it is not necessary कि हमें NX console से ही जाके इसको रन करना है. मैं टर्मिनल पे भी वो कमांड लिखता तो ये चल जाती. Okay. So it is going to launch on localhost 4200. So this is the UI application which is written in Angular. All I have to show at this point is, if I go inside app, we still have that app component. और अगर मैं इसमें कुछ भी change करता हूँ, let's say I say hello world, so it is going to get reflected here. ठीक है. So same way, Angular application में कोई भी फ़र्क नहीं है. It is still the same. It works exactly the same. It is, because it is an Angular application. The only difference here might be, let me see what is the version of Angular which gets installed with this workspace. Angular, okay, Angular 11 है इस टाइम पे. ठीक है. डिपेंडेंसीज में Angular का जो कोर वर्जन है that is 11. That means TypeScript का भी जो वर्जन होगा, that has to be in the dev dependencies. It is 4.0, which is the latest version right now. ठीक है. So all those things which we had seen previously should still be working. और किसी को इस तरह से एरर आया था कि मैं अगर इतना डिफाइन करता हूँ, so it starts to complain. I should still see that. No. Okay. The reason which we are not seeing this is TS config के अंदर ना उसकी सेटिंग्स रहती हैं कि हमें कौन कौन से रूल्स के ऊपर कंप्लेन करना है. मतलब ये ESLint जो फाइल है इसके अंदर रहता है असल में. सिलेक्टर प्रीफिक्स, okay, ESLint rc.json, कुछ बार भी पड़ी है.
ठीक है. I'll not go deep inside this right now because this is pretty core of the linting library. I'm not going to discuss this. बट इस फाइल ये जो फाइल्स है ना लिंटिंग की, ESLint RC, इसके अंदर मैं वो रूल्स लिख सकता हूँ जिसके ऊपर मैं टाइप स्क्रिप्ट को ये बता दूंगा कि अगर किसी ने ऐसा लिखा तो कंप्लेन करना बिल्ड करते टाइम पे. ठीक है, तो बिल्ड फेल कर देगा उस पर. ओके, लेट मी सी इफ आई कैन सी समथिंग. अच्छा, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ लिखा हुआ है कि डायरेक्टिव के जो सिलेक्टर होंगे ना, दे हैव टू स्टार्ट विद द वर्ड स्ट्रीम एंड दे हैव टू बी कैमल केस. ठीक है. एंड कंपोनेंट के जो सिलेक्टर होंगे दैट हैव टू बी कबाब केस, दैट इज डैश्ड बिटवीन इन बिटवीन द वर्ड्स. ठीक है. एंड दे ऑल्सो हैव टू स्टार्ट विद द वर्ड स्ट्रीम. सो दिस मीन्स कि जो ऐप का जो सिलेक्टर होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी प्रीफिक्स्ड विद दिस वर्ड स्ट्रीम. वाई सो? क्योंकि यहाँ पे ESLint के अंदर लिखा हुआ है, और अगर मैं कुछ भी और करूँगा सो इट विल स्टार्ट टू कंप्लेन. सपोज मैं ऐसा कर देता हूँ तो इट इज़ कंप्लेनिंग दैट इट शुड स्टार्ट विद द वर्ड स्ट्रीम, नॉट एनीथिंग एल्स. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट लिंटिंग डू. जब मैं कंपाइल भी करूँगा इसको तो इट विल स्टार्ट टू कंप्लेन इफ इट इज़ नॉट फॉलोइंग द रूल्स. ओके, कूल एट दिस पॉइंट. Yes, sir. Okay. So now I want to add another application inside this, which is going to be an Express API. So in order to do that, I'll go to this console, click on I want Express basically. Just a second. Plugins. Here I want to select Express and overview. Okay. So first of all, I need to add this dependency, which is the generator of Express applications. जब मैं ये कर रहा हूँ तो आई एम सेइंग कि dev dependencies के अंदर इस पैकेज को डाल दो. दिस इज अ node module which will be helpful for us to run the next command. This one right here. Okay, and for to run this command, I think I can use the Angular CLI. Instead of NX I can write NG, but it is preferable to install the NX CLI. It is also a node module, and the command to install that is npm install dash g. Sorry, npm install dash g. I need to check. I think it is NX console something. This one, NX CLI. Okay, so yeah, it is just NX. Okay, npm install dash g NX, not at, only NX. Right? Okay, so that dependency is there. I'll grab this statement. Okay, and I'll try the ng, that is the Angular CLI. And the application, the name of the application which I want to create now is an Express application, because I am using this generator and I am saying I want to create an application with the name of API. Okay, let me try if it works. Seems like it's working. So I have not used the NX CLI. I am still using the Angular CLI, which is already installed on my machine. There is a reason I am using NX to create the API is the API which gets created with this one will have the TS files instead of JS files. अगर किसी ने plain Express JS पे काम किया है, so you have to write the JS files instead of TS.
So it won't give you the benefits of TypeScript. Okay, but I prefer writing TypeScript. So what I do is I generally create an NX workspace where I can add an Express application which is going to run on TypeScript. The main file which starts here also is the main TS. Okay, this is the main TS, and it has exactly the same code which we had written, and this is also doing all the same thing. Okay, uh, the only difference is I want it to be on port 3000. Okay, so it is going to listen on port 3000. This statement here asks it to do so, and whenever a request comes on the domain port 3000 slash API, then this endpoint will get fired. This particular function, it will take an instance of the request. This guy is response, and I am sending a response which is an object which has a property message and a value welcome to API. Okay, and this is what I am getting back from there. Okay, so notice one thing, I have changed this port to 3000, and as soon as I did that, the port of this application has changed because it restarts whenever I change the code as in Angular. Okay, so if I change something here, I hit save, so it has restarted the API. Now if I refresh, I'll get the updated message. So it is also watching for changes, and it restarts the API as soon as I change something. Okay, this is another benefit of using this workspace, that I don't have to configure anything for this kind of stuff to happen. Okay, any questions till this point? Yes or no? नो सर, क्योंकि नोट के बारे में ज्यादा यहाँ पे नॉलेज नहीं है, तो वो भी क्वेश्चन नहीं होंगे। सर हेलो वर्ल्ड के साथ बाकी का स्ट्रक्चर क्यों आ गया वेब पेज पे? ये वाला? हाँ जी सारा। हाँ, मैंने अपने ब्राउज़र पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है जो जेसन को प्रिटिफाई कर देती है। अगर मैं इसको किसी और ब्राउज़र सपोज सफारी पे चलाता हूँ, so it will give me just a string, this one, which I am returning from the API. Okay, so what I am returning from here is this object, and whatever I send from here, this is going to be converted into a JSON string. The word string is more important here, so it is basically converting it into a string and then sending it back to the in the response of the API. So this is what I get from the server. That extension which I have installed on this browser understands that this is a JSON payload, so it formats it like this. तो वहाँ पे सफारी पे एज अ स्ट्रिंग ही दे रहा है उसको पूरा करली ब्रेस को भी। हाँ जी, हाँ जी। स्ट्रीम ऐप, let me see, cd source cd app. Alright, so अभी मैं इस डायरेक्टरी में आ गया हूँ. Now I'll say ng generate component dashboard. Okay, this will create a component for me inside this folder. Okay, so I have got this folder. Now I want another component called login. ठीक है, so dashboard and login are the sibling components. ठीक है, I can either go to the login screen or I can go to the dashboard, and dashboard is going to be authenticated. मतलब अगर user logged in नहीं है, so I can't go to the dashboard, right? So let's first of all configure the routes for this. So to configure routes, we had used the router module. Okay, and I said we'll be using for route for app module. So the first route I want to define here is the login route. I'll say path. When the path contains a string called login, I want to open a component that is login component. Okay, then I want to say if path is dashboard,
अच्छा, तो अभी वो ES लिंट इंस्टॉल हो गया इस पे, तो अब वो अलग अलग चीज़ों पे कंप्लेन कर रहा है। वो कह रहा है डबल कोट्स नहीं, सिंगल कोट्स यूज़ करो। और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है, क्योंकि शायद मेरी मशीन पे प्रिटियर कन्फिगर्ड है। ओके, नहीं, चल गया। कंपोनेंट, डैशबोर्ड कंपोनेंट, okay, and by default I want the user to be navigated to the login screen. So I'll say if path is empty, then redirect to login if the path match is full. Single quotes. हाँ, single quotes. सर राइट क्लिक करके ना वहाँ पे ऑप्शन आता है अप्लाई टू ऑल फिक्स, वो देखो हाँ ठीक है, तो ये राउटिंग कन्फिगर होगी, बट राउटिंग कन्फिगर हो जाने से कुछ दिखने नहीं लगेगा, क्योंकि ऐप के अंदर कोई ऐसा प्लेस होल्डर, कोई आउटलेट नहीं है जिसके अंदर ये दिखेगा. सो आई हैव टू राइट एन राउटर आउटलेट हेयर. Okay, so from now if I go to the application here, so it is showing the login component now, और route अपने आप login बन गया. ठीक है, so let me clear the CSS from here. Okay, all right, so it looks like right now. I want to add some basic styling for all the components, for all the tags. Basically I want to have padding 0, margin 0, and box sizing border box. Okay, this is one thing. Another thing is I want to include Bootstrap in this application. Bootstrap 4, 5 is not out yet, right? Anyone knows? नो सर, मैं बूटस्ट्रैप यूज ही नहीं करता. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करते हो. So how I am going to add Bootstrap here is I will install the package. I'm looking for that. यहाँ कहीं पे होगा. npm दे दे यार. इंस्टॉलेशन ये डाउनलोड में होगा ना शायद. फिर इसके बाद में तो सीडीएन वाला ही बता देना कि सीडीएन कैसे डालना है अगर किसी एंगुलर एप्लीकेशन में डालना है. ओके, कूल. सो हाँ, एंगुलर एप्लीकेशन में आप व्हाट आई थिंक इज़ द बेस्ट बूटस्ट्रैप की ना, एक्चुअली हम पावर बहुत सारे डेव्स समझते नहीं है. ठीक है, हमें ऐसा लगता है, मतलब मुझे कम से कम ऐसा लगता था पहले, कि बूटस्ट्रैप के अंदर जो ब्लू कलर इसका प्राइमरी कलर है, और कोई दूसरा जो भी इसका सेकेंडरी कलर, जो भी शायद ग्रीन है या पता नहीं कौन सा, तो वो उसका सेकेंडरी कलर है, एंड वी कांट चेंज दैट. दैट इज़ नॉट ट्रू. अगर आप बूटस्ट्रैप के एक सेक्शन है यहाँ पे एक्सटेंड, इस सेक्शन पे जाओगे, सो यू विल कम टू नो अ लॉट ऑफ बूटस्ट्रैप, कि इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कैसे कर सकते हो. एंड व्हाट आई जनरली डू इज़ फॉर सम टाइम नाउ, मैं एंगुलर मटेरियल और बूटस्ट्रैप दोनों हमेशा इकट्ठे यूज़ करता हूँ, एंड ऑल द टाइम वॉट एवर एंगुलर मटीरियल गिव्स मी द सेम कलर फॉर दैट क्लास, बूटस्ट्रैप ऑल्सो गिव्स मी. मतलब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यूटिलिटीज़ जो हैं, जितनी भी CSS यूटिलिटी क्लासेस हैं, आई गेट देम फ्रॉम बूटस्ट्रैप, और वो वही कलर्स यूज़ कर रही होती हैं जो मेरी एंगुलर मटेरियल की थीम में सेटअप है, और मैं कभी भी जाके एक थीम का एक कलर चेंज करता हूँ, सो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन बूटस्ट्रैप ऑल्सो एंड एंगुलर मटेरियल ऑल्सो. ठीक है, माइट it's possible that some of you don't understand this right now, but we might discuss this sometime future. Okay, so I'm going to install Bootstrap. It is going to bring in the source code for this, and then I'll include the source code here. Okay, and I'll show you one trick which I generally use. I'm not going to add material right now, so I'm just here to, get a import statement. यहाँ पे ना एक वो ऐसे ये वाला लिखते हैं, नोड मॉड्यूल्स, ये वाला. both of them work.
Okay, so this bootstrap is added. Let me see what is the path of this guy. Angular, the folder we are working on is stream. It has node modules here, and then we have bootstrap. ठीक है, bootstrap के अंदर ना sass नाम का फोल्डर है. I want to use this folder instead of dist. जो dist है ना वो compiled CSS है. अगर मैं compiled CSS यूज़ करता हूँ मैं कुछ change नहीं कर सकता. अगर मैं sass यूज़ करता हूँ, so it already has a file called variables which you can see somewhere here. ये रही variables. अगर मैं इस फाइल को खोल के देखता हूँ ना, तो इसके अंदर हर एक चीज़ के वेरिएबल्स बने हुए हैं विच आई कैन ओवरराइड. यहाँ पे एक वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड थीम, शुड बी समवेयर हियर. ओके, थीम कलर्स है, थीम नहीं है. सो थीम कलर्स इज द वन विच आई विल बी ओवरराइडिंग राइट इन अ मोमेंट. बट अदर थिंग इज, हमने अभी तक आज तक सिर्फ यही देखा होगा मोस्ट ऑफ अस दैट देयर आर क्लासेस लाइक पैडिंग 3, राइट. पैडिंग 1 से लेके 4 तक है. 1 2 3 0 से लेके शायद 0 to 4 क्लासेस हैं. But that is basically defined from, there is a variable called spacers. यहाँ कहीं पे होगा वो, ये spacer. ठीक है. So these are all the spacers. 1 से लेके 5 तक है, सॉरी 4 तक नहीं है. अगर मैं इस वेरिएबल के अंदर 5 और वैल्यूज डाल दूंगा, दे ऑल्सो गेट एडेड टू द क्लासेस. अगर सपोज मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, सो आई ऑल्सो हैव अ क्लास कॉल्ड P10, and whatever the value I specify for that one, I'll start to get that. ठीक है. So this is something about Bootstrap. We can extend it a lot. ठीक है. And with the coming version, Bootstrap 4, this extension would be way much more than what it is available in Bootstrap 4. Okay. So I'm going to include that. For that, I'll say import, and then I have to specify the path of this guy. Okay. So if I take a closer look here, this statement here is also coming out of node modules. So I expect कि मैं सीधा bootstrap लिखना शुरू करूँगा. So I'll get that file. I'll say bootstrap slash bootstrap के अंदर sass नाम का फोल्डर है. ठीक है. SCSS, and inside SCSS there is a file called bootstrap.scss which I want to import. Okay. So first of all it should build. If it builds, then we'll work on the next thing. Okay, it builds. So let me go ahead and add some classes from Bootstrap, which some again might have worked on. Okay, so the first class I'm going to call is container. Okay, inside container I'll use row, and then I'll use maybe call 12. Okay, or inside of call 12 let me say 4. 3 बार लिखूंगा तो 12 आएगा. Okay, so it is already equally distant from each other. This means that Bootstrap is there, otherwise ये classes नहीं चल रही होती. So yeah, I have these classes working now. So Bootstrap is added to our project. Now I want to show something. Anyone has customized Bootstrap ever? Yes or no? No, sir. Okay, so this is the default primary button of Bootstrap. Okay, और मुझे कुछ महीने पहले तक ऐसा लगता था कि मुझे अगर इसको चेंज करना है तो मुझे बहुत सारी CSS लिखनी पड़ेगी इसको चेंज करने के लिए. ठीक है, but that is not true. What I'll do now is, here I'll create a folder. I'll call it SCSS. ठीक है. Then I'll create a file called bootstrap
ST स्पेलिंग गलत हो गए, OVERRITES. I hope my spelling are correct. बूट, हाँ सॉरी, अभी सही है? हाँ जी, ठीक है. So I'll define a variable called theme colors, यही था ना वो, and let me see that for a moment. Variables, हाँ theme colors. ओके, अगर मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पे डिफाइन करूँ, सो यहाँ पे हो क्या रहा है, थीम कलर्स नाम का एक वेरिएबल है, दैट इज़ अ मैप. मैप इज़ काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सैस. और अगर तो ये डिफाइंड होगा तो वो जो भी वैल्यू डिफाइंड होगी वो मिल जाएगी, अदरवाइज एक एम्प्टी मैप मिल जाएगा इस वेरिएबल में. एंड देन व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मर्जिंग दिस मैप with the existing value of theme colors and putting it back in the theme colors. Okay. So ये जो primary है, this is no doubt default as blue, but I am going to change it now. Okay. So here I'll define what is that, primary. Suppose I use gray here. Well, let's say we have only this change. Okay. But just by doing this, Bootstrap doesn't come to know that this has been defined. So I'll go to the styles.scss. Before importing Bootstrap, I'll import that overrides file. Okay. Now what happens is, ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, हाउ इट वर्क्स इज, अगर इस वेरिएबल की डेफिनेशन से पहले ये वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड मिलेगा तो वो वैल्यू मिल जाएगी इस यहाँ पे, अदरवाइज ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाली है वो मिल जाएगी. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी ऑन द ब्राउजर. सो सी, आई स्टिल हैव दैट BTN प्राइमरी, बट नाउ इट लुक्स ग्रे इंस्टेड ऑफ ब्लू, and all the animations and everything is using that same color now. Okay, does this make sense? yes sir, thank you. Okay, so now I do not have to write a lot of code to overwrite anything. अभी सिर्फ buttons नहीं, there is a class called BG primary, border primary, anything which has a word primary, everything is going to use the color gray. Okay, and that is just by writing this variable here. Okay, so this is a trick which I generally use. I can even override the spacing. जैसे कि वहाँ पे defined है P1 लिखने से 0.25 रेम्स की स्पेस मिलती है. ठीक है, पैडिंग मिलती है. आई कैन चेंज दैट ऑल्सो. मेरे को बस वो वेरिएबल का नाम पता होना चाहिए, उसको मैं इस फाइल में डिफाइन कर दूंगा, एंड बूटस्ट्रैप विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट.